सेशन की शुरुआत, और सेशन की शुरुआत में ही माननीय नितिन जी से बस एक बात जो हम सभी हमेशा आपके आने से पहले कहते हैं कि जो अपनत्व का भाव होता है वो आपकी उपस्थिति से ही हमें महसूस होने लगता है, क्योंकि ये भारत निर्माण कॉन्क्लेव बहुत विशेष है। और इस विशेष सेशन की शुरुआत डॉक्टर सुरेश चौहान जी के साथ। जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं सुदर्शन कॉन्क्लेव। भाजपा मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कॉन्क्लेव में हमारे साथ भारत के सड़क परिवहन और उसके साथ ही विभिन्न आयामों को दिशा देने वाले वरिष्ठ मंत्री नितिन गडकरी जी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नितिन गडकरी जी वह मंत्री है जो लगातार 12 कॉन्क्लेव में सुदर्शन के उपस्थित है। और विशेष बात यह है, कभी कभी हम ये कहते हैं ना, नियति कुछ तय करती है। तो नितिन जी, मैंने आपके 12 के 12 इंटरव्यू को एआई पे डाला और ये कहा कि इन 11 इंटरव्यू में अब तक के कौन से कॉमन बात थी। तो विशेष बात ये निकली कि आपने 11 की 11 इंटरव्यू में, मतलब 2014 से लेकर अभी तक आपने सारे इंटरव्यू में इथेनॉल पर बात की है। और हर बार आपने एक कोट किया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक सुदर्शन जी ने यह कहा था कि देश के अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाना होगा और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर खाड़ी देशों के विषय निकले थे। और सौभाग्य का बात कही है, क्योंकि हम तो ऐसे स्थिति को भी अपॉर्चुनिटी में मानते हैं कि इन दिनों आप सुदर्शन के कॉन्क्लेव में आए हैं और बहुत बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई प्रश्न उठ रहे हैं। तो पहला प्रश्न मैंने इनके 5 हिस्से किए हैं इस विवाद के, और पहला हिस्सा इसका है कि लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं। E20 से लोगों की गाड़ियां खराब होती है, ऐसा लोगों का आरोप है। क्या तथ्य है? नहीं, पहली बात तो ऐसे कि एक छोटा सा प्रश्न मैं आपको पूछता हूँ। हाँ। कि जिसकी पेट्रोल की गाड़ी जिसमें 20% इथेनॉल डाला जाता है, जो खराब हुई है, ऐसा कोई यहाँ है क्या? कोई है क्या? दूसरी बात आप में से किसी ने, आपके पहचान के किसी व्यक्ति की बिगड़ी हुई ऐसा कोई नाम आपको मालूम है क्या? मैं आपको बताता हूँ। नागपुर में लोक सत्ता करके पेपर महाराष्ट्र में है, उसके मुख्य संपादक है देवेंद्र गावंडे। इनका मुझे फोन आया कि मेरी गाड़ी बिगड़ गई है और मैकेनिक ने कहा कि ये इथेनॉल के कारण बिगड़ी हुई है और इसलिए मैं आपको फोन कर रहा हूं। तो मैंने उनको तुरंत प्रश्न पूछा कि आपकी गाड़ी कौन से मेक की है, किस कंपनी की है? उन्होंने कहा जीप कंपनी की है। फिर मैंने उनको पूछा कि गाड़ी पेट्रोल पे चलती है कि डीजल पे? बोले डीजल पे चलती है। तो बोले डीजल में तो इथेनॉल नहीं डालते, तो ये इथेनॉल से कैसे बिगड़ी? दूसरी बात, हमारे मार्केट शेयर में 40% गाड़ियां मारुति सुजुकी कंपनी की आज बेची गई है। 1.25 करोड़ गाड़ियां उन्होंने बेची है। अब ये टोयोटा, सुजुकी, होंडा, ये सब वर्ल्ड लेवल की कंपनी है। और ब्राजील में 1970 से यहाँ करीब 27% इथेनॉल पेट्रोल में डालते हैं। वह शुरुआत तो 1931 में हुई थी। मैं आपको और एक बात बता देता हूं, क्योंकि ये भी आवश्यक है। अमेरिका में 10% इथेनॉल पेट्रोल में डालते हैं, ब्राजील में 27%, फ्रांस में 10%, जर्मनी में 10%, स्वीडन में 10%, कनाडा में 5 से 10%, फिलीपाइंस में 10%, थाईलैंड में 10% और जापान में 10%। और जो ये इतनी गाड़ियां देश में चल रही है, ये वर्ल्ड ब्रांड है। और इनके जो पेट्रोल के इंजन है, इसमें मारुति, टोयोटा, मारुति सुजुकी, टोयोटा, इनका मैक्सिमम शेयर है। इन कंपनियों के प्रमुखों ने, जापानी लोग भी बहुत स्ट्रिक्ट है, ये कंपनियां जो होती है कि भाई ले डाल दे इथेनॉल, ऐसा नहीं है। इसका 4 साल टेस्टिंग होता है और टेस्टिंग होने के बाद इन्होंने अनुमति दी है। इसमें ऐसा है कि फ्यूल ऐड करना कितना नहीं करना, ये पेट्रोलियम का विषय है।
और उसके स्टैंडर्ड और मशीन के लिए जो नियम बनते हैं वो बनाना मेरे डिपार्टमेंट का विषय है। और इसके सब ARAI और दिल्ली का जो देहरादून का पेट्रोल मिशन उसका टेस्टिंग होता है, 4 साल उसको लगते हैं। और सबने टेस्टिंग करने के बाद फिर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के पास जाता है और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री इसके ऊपर निर्णय करती है। अभी इसमें और एक हुआ कि इसकी गाड़ी बिगड़ी, उसकी बिगड़ी, तो मैं नम्रतापूर्वक आपको आह्वान करता हूं कि देश में जिसकी गाड़ी बिगड़ी होगी वो व्यक्ति वहां के उस कंपनी के डीलर को एक एप्लीकेशन दे दे और गाड़ी भी सौंपे, और एक एप्लीकेशन, क्योंकि इसके बारे में स्टैंडर्ड्स तय करने का अधिकार मेरे डिपार्टमेंट को है, तो एक तकरार मेरे पास भेज दीजिए, हम इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ऐसी कोई कंप्लेंट अभी तक किसी भी कंपनी के पास आई नहीं है। और इथेनॉल, ये आपको मालूम होगा 4 साल पहले हमारे 26 जनवरी के कार्यक्रम में हमारे फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर भी, उसमें भी इथेनॉल का प्रयोग किया गया था। अब इसमें 2 प्रकार है। एक जो इथेनॉल है वो 20% पेट्रोल में डालते हैं, वो एक इंजन है जो एग्जिस्टिंग गाड़ियों पे डाल रहे हैं, और जो यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स हमने के उसके अनुसार चल रहा है। दूसरा है फ्लेक्स इंजन, यानी अब ऐसी गाड़ियां बनी है कि आप 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल डाल दो। अब ये गाड़ियां सुजुकी वैगनर करके गाड़ी है, मारुति सुजुकी, वो मैंने ही लॉन्च करने का मुझे मौका मिला, और अभी सब कंपनियों की गाड़ियां तैयार है, टाटा, महिंद्रा, हुंडई, मारुति सुजुकी, टोयोटो, सबकी, होंडा, और ये सब गाड़ियों की इसमें जो फ्लेक्स इंजन है, इसका मतलब वो 100% पेट्रोल डालो या इथेनॉल डालो, और वो गाड़ी चलते चलते वो बिजली तैयार करती है 60%, इसको फ्लेक्स इंजन कहते हैं। और ये जो होता है इसमें 60% तो फुकट हो गया माइलेज, क्योंकि वो चलते चलते तैयार हो रहा है, और 40% अगर इथेनॉल डालते हैं पेट्रोल के बजाय, दोनों डाल सकते हैं। हाँ। तो इथेनॉल डालते हैं तो इसका 25 से 30 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होता है। तो आज आप 120 रुपए का पेट्रोल ले रहे हैं और उसमें आपका वही काम 30 रुपए में होता है, तो ग्राहकों की बचत है। दूसरी बात, हमारे देश में 23 करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है, 23 करोड़, और मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। ये दिल्ली में जो 40% पोल्यूशन हो रहा है उसके लिए मेरी मिनिस्ट्री जिम्मेदार है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में ये पोल्यूशन होने का कारण फॉसिल फ्यूल है। और इसलिए ये 23 करोड़ के लिए ये देश के बाहर नहीं जाने चाहिए, और देश आत्मनिर्भर बनना चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए, स्वदेशी विचार के आधार पर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। और इसमें मैं केवल इथेनॉल की बात नहीं करता, नहीं, मैं उस पे आता हूं। हाँ। मैंने जो 5 मुद्दे बनाए उसमें था पहले गाड़ी का डैमेज, जिसपे आपने जवाब दे दिया। दूसरा, माइलेज कम हो जाता है, फिर आप नेशनल सिक्योरिटी और एनर्जी पे हम आएंगे। माइलेज कम हो जाता है सभी कहते हैं। पहली बात ऐसी है कि जब शहर में हम जाते हैं तो बार बार स्टॉप होते हैं, गियर बदलते हैं। तो एक साइंटिस्ट ने ऐसा कहा है कि जब जितने ब्रेक आप मारते हैं तो फ्यूल जब उसमें ज्यादा जाती है उतना बिजली ज्यादा तैयार होती है, तो इलेक्ट्रिक ज्यादा चार्ज होती है। ऐसा भी एक ने मुझे कहा है जो इसमें टेक्निकली काम करते हैं। वो तो फ्री है माइलेज पे, इलेक्ट्रिक तैयार हुई तो, क्योंकि बैटरी चार्ज होती है। दूसरा ऐसा है कि इथेनॉल और पेट्रोल, इनकी कैलोरिक वैल्यू में इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू कम है, और इसलिए कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि इथेनॉल का एवरेज पेट्रोल के तुलना में कम है। अब ये स्वाभाविक रूप से ऐसा है कि आज इथेनॉल पेट्रोल में डालने के बाद ये जो टेक्निकली हम जब लॉन्ग टर्न पर जाते हैं तो नेचुरली उतने परसेंटेज में 6% तक का फर्क आ सकता है, ऐसा कहा जाता है। पर शहर में जो स्कूटर चल रही है, कार चल रही है, और जिसकी स्पीड 50 किलोमीटर के अंदर की रहती है, ब्रेक लगाते रुकते हैं, उसमें उसका फर्क नहीं आता, तो उसमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। अच्छा, फिर भी अगर हम टोटल कॉस्ट का हिसाब करें तो कोई मेजर नहीं है? बिल्कुल नहीं है। और एक्चुअली इथेनॉल का रेट जो है 65 रुपए लीटर है, जो अगर बेचेंगे डायरेक्ट तो 75 आएगा, और पेट्रोल का 120 रुपए है। तो जब करने से तो कॉस्ट में तो बचती है। एक और प्रश्न आता है कि ये सब कुछ
ठीक है, आप एक नेशनलिज्म और आप तो सरकार आने के पहले का आपका ये एजेंडा था, आपको तो अटल जी ने 2003 में इसको लेकर भेजा था ब्राजील में, तो ये तो पुराना एजेंडा है। लेकिन इस सरकार ने इसको फ्यूल में डालने का निर्णय किया, तो ये इस विषय पे तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने बोलना चाहिए, गडकरी क्यों बोलते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। पहली बात तो ऐसी है कि कितना फ्यूल, कौन सा फ्यूल डालना, कितना मिक्स करना, ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का अधिकार है। इसके स्टैंडर्ड्स तय करना, जो ऑटोमोबाइल इंजिन्स हैं उसके नियम बनाने का, इसके स्टैंडर्ड टेस्ट करने का, और वो रिकमेंड करके पेट्रोलियम मिनिस्टर को हमारे तरफ से भेजे जाते हैं। जैसे अभी ये जो इथेनॉल 20% है, क्या 100% यूज करना, उसका सर्कुलर मेरे मिनिस्टर से निकलता है। तो ये जो ऑटोमोबाइल का काम है, ये 3 मिनिस्ट्री में बटा हुआ है। जो फ्यूल से रिलेटेड है वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के पास है कि कौन सा फ्यूल कितना चलाना, फ्यूल के स्टैंडर्ड, मशीन के स्टैंडर्ड, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स, ये विषय मेरे पास है कुछ। इसके बाद कुछ पार्ट में जो हेवी इंडस्ट्रीज है उनके पास कुछ नियम है। तो ये अलग अलग प्रकार की इसमें मिनिस्ट्रीज हैं, और इसलिए फ्यूल के बारे में कोई भी निर्णय परचेसिंग का, एडिंग का, वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री करती है। वो उसके बारे में मैं बोलना भी नहीं चाहता और मैं बोलने भी ना रहा। लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे इस विषय, नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, बोल रही है। मुझे लगता है आज आपके कार्यक्रम भी आने वाले थे शायद कुछ। हाँ, नहीं, हमारे इसमें आज किसानों ने अपना पक्ष रखा है। नहीं, बहुत सी जगह वो बोले हैं, और सरकार ने, अच्छा दूसरी बात, इथेनॉल लेने का निर्णय वो करते हैं टेंडर निकालकर, कोटा देते हैं, और इथेनॉल का रेट कैबिनेट तय करती है। और इथेनॉल को मेरे को फायदा मिलता है, ऐसा जो आरोप किया जाता है। तो मैं इथेनॉल आने के पहले हमारी शुगर फैक्ट्री थी, हम अल्कोहल बनाते हैं, तो ऑलरेडी हमारे अल्कोहल का बाकी उपयोग हो रहा है। तो हमारे यहाँ टोटल 1500 करोड़ इथेनॉल, लीटर इथेनॉल भारत सरकार लेती है। उसमें से मेरा तो कोई अभी धंधे से संबंध नहीं, लड़के देखते हैं, तो उसमें जो 1 करोड़ 27 लाख 30 लाख अगर जाता है, तो टोटल इथेनॉल में वो 0.07% है। और मेरे को कोई सरकार हमको फेवर नहीं करती हमसे लेने की। 550 इंडस्ट्रीज है। अब जैसे मैं मेरे खेती में गेहूं लगाता हूँ, हाँ, और गेहूं बाजार में बेचता हूँ, तो आप रोटी खाते हैं और मैं भी रोटी खाता हूँ, तो मैं बेनिफिशियरी हो गया, ऐसा हास्यास्पद। अभी आप टीवी चलाते हैं तो हजारों लोग टीवी चलाने वाले हैं, हाँ। तो वो कल टीवी चलाते चलाते बोला आपके ऊपर भी एलिगेशन कराएगा। तो ना कोई फेवरिज्म है ना कोई है, ये झूठा प्रचार उसके साथ हो रहा है। नहीं, आपकी क्रेडिबिलिटी तो कोई सवाल नहीं, हो तो कुछ चंद लोग उठा रहे हैं, लेकिन जैसे ये निर्णय आपका अकेले का नहीं है, ये कैबिनेट ने निर्णय लिया है। बिल्कुल। तो फिर पूरे कैबिनेट का निर्णय मतलब सरकार का निर्णय, मतलब हिंदुस्तान सरकार का निर्णय, और इसकी अटल जी ने निर्णय किया है और अभी एग्जीक्यूशन हो रहा है। मूलतः भारत 70 साल पीछे है इस निर्णय में, तो आप अकेले ही क्यों टारगेट किए जा रहे हैं? नहीं, वो टारगेट की बात मैं बाद में करूंगा। हाँ, जो बात पहले आपने कही थी सुदर्शन जी की, वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हमारे देश के इकोनॉमी के 22 लाख करोड़ देश के बाहर जाए उचित है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या ये 22 लाख करोड़ इस देश के किसानों के जेब में जाए और ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिले, क्या ये नहीं करना चाहिए? क्या इस देश के इंपोर्ट को कम नहीं करना चाहिए? क्या इस देश में प्रदूषण के कारण, एयर प्रदूषण के कारण, फॉसिल फ्यूल के, आप यहाँ कितने लोगों को कितने स्वास्थ्य की तकरारें हैं, क्या वो प्रदूषण कम नहीं होना चाहिए? आज लड़ाई हुई तो गैस पेट्रोल किस प्रकार से टंचाई आई, लोग मोर्चा निकालने लगे, तो क्या ये सब हम आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहिए? और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुदर्शन जी ने जो कहा उसके आधार पर मैं 2004 से एक राष्ट्रवादी व्यक्ति विचारों के कार्यकर्ता के रूप में इसका प्रचार करता हूं। बिल्कुल। हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं रहा, हमारा किसान ऊर्जादाता बना, हमारा देश का किसान ईंधन दाता बना, और अभी जो परली है राइस स्ट्रॉक, इससे डांबर भी बना, और नागपुर जबलपुर हाईवे पर सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन CSR, इनके सहयोग से 1 किलोमीटर रोड बना जो बायो बिटुमिन से बना, और सर्टिफिकेट यह है कि दैट इज प्रूव टू बी बेटर देन पेट्रोलियम बिटुमिन। अब हमारे देश में 120 लाख टन बिटुमिन लगता है, उसमें से 50 लाख टन केवल हमारी रिफाइनरी की क्षमता है, हाँ। और ये पूरा इंपोर्ट होता है। अगर ये परली से कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, ये पूरा जो जला रहे हैं, इससे अगर डांबर बनेगा
तो 30% वो बिटुमिन में डालेंगे, 7% वेस्ट प्लास्टिक डालेंगे और 16% 17% यूज रबर टायर की पाउडर डालेंगे और ये बिटुमिन का मिक्स से रोड बनाएंगे। ये प्रयास मैं कर रहा हूं और ये अगर संभव हुआ तो हमारा इंपोर्ट कम होगा और जो परली 280 लाख टन पंजाब और हरियाणा में जलाते हैं उसका भाव अब 2,500 रुपए टन हुआ है। किसानों को पैसे मिल रहे हैं और परली जलाएंगे नहीं तो दिल्ली में प्रदूषण नहीं होगा। और किसानों को इतना ही 1.25 लाख करोड़ थोड़ा मिले ना? एक और बता दूं, हाँ। अब उस परली से सोनीपत में एक इंडियन ऑयल की बड़ी फैक्ट्री शुरू हुई है जो 1 लाख लीटर इथेनॉल बनाती है, 150 टन बायो बिटुमिन बनाती है और 78,000 टन पर ईयर हवाई ईंधन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बना रही है। यानी किसान अन्नदाता, ऊर्जादाता, ईंधन दाता, हवाई ईंधन दाता, बिटुमिन दाता, हाइड्रोजन दाता। तो हमारा देश का किसान अब गेहूं सरप्लस, चावल सरप्लस, शुगर सरप्लस, मक्का सरप्लस, भाव ही नहीं बढ़ रहे। और जैसे भारत सरकार में हमने कैबिनेट में मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय किया कि कौन से इथेनॉल बनेगा, उस दिन इथेनॉल का रेट, अपना कॉर्न का रेट मार्केट प्राइस 1,200 रुपए क्विंटल थी और जैसे हमने ये शुरू किया तो 2700 से 2800 रुपए क्विंटल हुई और उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों के जेब में 45,000 करोड़ रुपए गए। क्या इस देश के किसान का फायदा नहीं होना चाहिए? और फायदा करके हम इंपोर्ट को कम कर रहे हैं, प्रदूषण को समाप्त कर रहे हैं और गांव में रोजगार निर्माण कर रहे हैं, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण कर रहे हैं और स्वदेशी स्वावलंबन का विचारों के आधार पर सुदर्शन जी का जो सपना था आत्मनिर्भर भारत बने, इंपोर्ट न करने की जरूरत न पड़े, वो पूरा कर रहे हैं। इसमें गलती क्या है? यही बात मैं आपसे पूछूंगा। नहीं तो इसका मतलब ये फ्यूल पॉलिसी डिबेट नहीं है, ये भारत की ऊर्जा नीति की डिबेट है। नहीं सर, ये जो एक्चुअल जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, हाँ। अभी एक पटना में एक को पकड़ा है, उसने अपनी टोयोटो गाड़ी पर आरोप लगाया कि ये गाड़ी 12,000 किलो खत्म हो गई। तो टोयोटो कंपनी नोटिस दिया, बोले गाड़ी दो। गाड़ी देने के लिए तैयार नहीं था, उन्होंने कहा हम पब्लिक करेंगे, फिर गाड़ी दी और गाड़ी का जब इंस्पेक्शन हुआ उसमें अडल्ट्रेट पेट्रोल यानी पानी डाला था। अच्छा। और ये निकलने के बाद टोयोटो कंपनी ने पुलिस में एफआईआर डाला, उसके खिलाफ कंप्लेंट की है। वो कोई यूट्यूब का कोई बोलने वाला है। तो ये जो इस प्रकार की झूठी बातें, और इसलिए मैं आप एक ही बात बताता हूँ आपके मार्फत, मैं देश के तमाम लोगों को यह आह्वान करता हूं कि कोई भी स्कूटर, मोटरसाइकिल और कार जो पेट्रोल की है जिसमें इथेनॉल डाला जाता, अगर खराब हुई है तो तुरंत डीलर के पास जाइए, तकरार करिए और एक कॉपी मेरे पास भेजिए। ऐसी एक भी कार और स्कूटर का नाम चवन के जी अगर आप बता पाएंगे तो मुझे बताइए। बिल्कुल, हमने भी कोई आया ना मेरे सामने। और केवल झूठी कंप्लेंट, झूठी तकरार, झूठी बातें करके अब मीडिया में अभी नया शुरू किया कि वो मिसिंग लिंक में गिर गई स्लैब। हाँ। अब ये हाईवे महाराष्ट्र सरकार ने बनाया। हाँ। तो मेरा तो कोई संबंध नहीं। हाँ। उस हाईवे के गिरी हुई स्लैब के नीचे नितिन गडकरी का हाईवे गिर गया। आप तो उद्घाटन में भी नहीं थे शायद। हाँ? आप तो शायद उद्घाटन में भी नहीं थे। नहीं, मेरा संबंध ही नहीं। हाँ। मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पुराना बनाया जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था। वो महाराष्ट्र सरकार का रोड है और ये उन्होंने बनाया, उसमें जो कुछ है वो बता पाएंगे। पर मेरा कोई संबंध नहीं, तो मेरे नाम से जोड़ के डाल दे, इसलिए ये जानबूझकर। नहीं, इसमें एक और जोड़ दीजिए ना, एक और जोड़ दीजिए। आपने इतना अच्छा रोड बनाया दिल्ली से देहरादून, इतने लंबे रोड पे सिर्फ 2 गड्ढे मिले और वो 2 ही गड्ढों का फोटो वो भी आपके नाम पर, और हर बारिश में फोटो आपके नाम पे। देखिए साहब, अगर रोड में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आते हैं क्योंकि डांबर और पानी का बहर है और ये टिकते नहीं। पर अभी मेरे पास एक रोड की एक्सरे मशीन आई है। मैंने अभी पिछले 1 महीने में पूरे 950,000 रोड प्रोजेक्ट का पूरा रिव्यू मीटिंग कराया। कितना राइडिंग क्वालिटी कैसी है, रफनेस कितना है, गड्ढे कितने पड़े हैं, अब प्लान कितने लगे, स्ट्रक्चर्स कैसे हैं। मैंने कॉन्ट्रैक्टर ऑफिसर्स को बिल्कुल एक्सरे जैसा अब नंगा देखा है। अच्छा। तो मैंने जो अब भूमिका, कड़क भूमिका ली है, मैं बताता हूं आपको कि प्रॉब्लम कभी ना कभी होते हैं, संकट आते हैं, कभी सब जगह फ्रॉड होता है ऐसा नहीं है।
पानी ज्यादा आता है, बाढ़ आती है, बाढ़ में कोई ब्रिज बह जाता है, अड़चने आती है, पर क्वालिटी के बारे में हम इतने कॉन्शियस बने हैं कि हम लोग सब प्रकार के मेजर कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अगले 2 साल में ये कंप्लेंट नहीं के बराबर रहेगी। आप कह रहे थे कि ये सारे जो कंप्लेंट है, ये इन कंप्लेंट का एक ही टोन है, और टोन ये है कि गडकरी जी को ब्लेम करो। हाँ, ये यही दिखता है वो, और वो प्रिंट मीडिया में कहीं नहीं है। टीवी पर अभी कभी चर्चा, अभी अब आप लोग कर रहे हैं स्टोरी, केवल सोशल मीडिया में अननोन लोग हैं कुछ जगह पर, जिनको क्या हमने पता किया कि ये कौन है, तो अस्तित्व में फेक अकाउंट सेट किया है और वो जानबूझकर कर रहे। वे भी प्रधानमंत्री जी भी इसके बारे में उनकी भी जानकारी है। ऑटोमोबाइल कंपनी जो सबसे रेप्यूटेड है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उनके सब ओएम ने डायरेक्ट बताया कि हमारे पास पेट्रोल की गाड़ियां हम बेचते हैं, हमारे पास अभी तक एक भी कंप्लेंट नहीं है। अब ये टोयोटा वाले झूठ बोल रहे क्या? ये सुजुकी वाले झूठ बोल रहे क्या? ये होंडा वाले के झूठ बोल रहे क्या? ये बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा ये झूठ बोल रहे क्या? ये इतने बड़े लोग हैं कि ये देखो, इसमें ये जो होता है डिजाइन, वैलिडेशन, सर्टिफिकेशन, होमोग्लोबिशन, प्रोडक्शन, ये सब होने के बाद 4-4 साल इसका चेकिंग होने के बाद प्रोडक्ट लॉन्च होता है। और ये कंपनी का इंटरनेशनल लेवल पर ब्रांड है, इनका रेपुटेशन है, और तभी वो इस बात को स्वीकार करके चलाते हैं। अच्छा, मैंने केवल इथेनॉल, आज मैं हाइड्रोजन की गाड़ी में आया हूं आपके यहाँ, तो मैं अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल, मैं केवल इथेनॉल की बात नहीं, इलेक्ट्रिक कार मैंने लाई, इलेक्ट्रिक स्कूटर लाई, तब भी मुझे पूछते थे कि इलेक्ट्रिक गाड़ी रास्ते में बंद पड़ेगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? पड़ी किसी की गाड़ी बंद? ये प्रचार किया गया। फिर वो उस समय लोगों में अनुभव नहीं था। आज मैं हाइड्रोजन की गाड़ी में बैठकर आया हूं। अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल देश में तैयार हो, और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल पे चले। पेट्रोल, डीजल, फॉसिल फ्यूल का करीब 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट ना हो, और ये पूरा पैसा देश के गरीब लोगों के पास, युवाओं को रोजगार मिले, प्रदूषण बचे, किसानों को इसका फायदा हो, और ये देश का इंपोर्ट बचने से देश की इकोनॉमी अच्छी तरह अच्छी जगह पे जाए। इस राष्ट्रीय भावना से ये काम और ये प्रचार मैं 2004 से कर रहा हूं। और ये कोई मेरे, आप कल बोलेंगे इलेक्ट्रिक का प्रचार मैं कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक बैटरी में तैयार कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं करता। अभी एक गुजरात की गाड़ी है आपकी, तो ये मैंने शुरू करा ये इलेक्ट्रिक का। अब इसको बेनिफिट मिल रहा है, ये चवणके के कार्यक्रम आए तो गडकरी ने चवणके को फायदा मिलाने के लिए इलेक्ट्रिक लगाया, कोई कुछ नहीं बोल सकता। अभी मैं हाइड्रोजन की गाड़ी लेके आया हूं। अब हाइड्रोजन की गाड़ी आएगी तो गडकरी हाइड्रोजन की गाड़ी को प्रचार कर रहा है। देखिए, हम आत्मनिर्भर भारत बने, हम स्वावलंबी भारत बने, हमारे देश का इंपोर्ट समाप्त हो, देश का प्रदूषण का समाप्त हो, देश के ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिले, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो, उनको अच्छा भाव मिले, और भारत विश्वगुरु बने, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, यही भाव इसके पीछे है। हमारा आर्थिक तो है ही, लेकिन ये राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा है। आपके पहले किसान नेता हमारे साथ थे, उन्होंने विश्व युद्ध के दरमियान बंगाल में पड़े हुए अकाल का उदाहरण दिया कि तब नेहरू जी ने लिखा था कि हमको अपने देश में इस प्रकार का फ्यूल लाना पड़ेगा, तब शायद इथेनॉल को पावर क्या कहते हैं, पावर अल्कोहल की जरूरत है। ये नेहरू ने डिस्कवरी में लिख के रखा है। तो हिंदुस्तान को इसकी जरूरत है, वो केवल पैसे बचाने के लिए नहीं है, कल युद्ध की स्थिति में भी आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय सुरक्षा। दूसरी बात, केवल आत्मनिर्भरता है। हाँ, और मैं अब आपको एक प्रश्न पूछता हूं। ये गाड़ी आपने इलेक्ट्रिक पर लाई, यही अगर पेट्रोल पे चलाओगे तो आपको महीने का खर्चा कितना है? ज्यादा 10-12 हजार। हाँ, कम से कम। इलेक्ट्रिक का खर्चा 2,000 रुपए, 10,000 रुपए महीना किसका बचा? कंज्यूमर का बचा। आप में से कितने लोगों के पास इलेक्ट्रिक की गाड़ी है? अब जब पेट्रोल की गाड़ी थी तो आपका महीने का खर्चा कितना था, और इलेक्ट्रिक की आई तो कितना है, बताओ? फायदा किसका हुआ? अच्छा, इन्होंने इलेक्ट्रिक की गाड़ी क्या मेरे कहने के लिए ली क्या? फायदा हो इसलिए ली, पैसा बच रहा है इसलिए ली, कोई मेरे कारण नहीं लेता। इसलिए ये सबका देश का फायदा है, स्वदेशी स्वावलंबन का विषय है, पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने की बात है, प्रदूषण से मुक्ति है, और इसलिए इसके पीछे यही भाव है।
सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये देखा गया है कि जिस भी देश में ऐसा प्रयास किसी ने किया तो वहां के प्रधानमंत्री तक बदले गए, सरकारें बदली गई, क्योंकि पावर एक बड़ी इकोनॉमी है। देशों पर युद्ध भी ऐसे विषयों के कारण हुए, तो आपने इतनी बड़ी रिस्क ली, तो आपको तभी अंदाजा था कि कभी ऐसा पहली बात तो आपको सुझाव दूं, जो मैंने था कि कभी ऐसा पहली बात तो आपको सुझाव दूं, जो मैंने था कि कभी ऐसा पहली बात तो आपको सुझाव दूं, जो मैंने था कि, और इसलिए आने वाले हमें एक ही काम करना है कि इंपोर्ट आने वाली जो फॉसिल फ्यूल है, डीजल पेट्रोल से मुक्ति पाना है। फिर चाहे इथेनॉल यूज करो, चाहे मिथेनॉल यूज करो, चाहे बायो सीएनजी यूज करो, चाहे हाइड्रोजन यूज करो, चाहे इलेक्ट्रिक यूज करो, कुछ भी करो। अभी मैंने ही 3 ट्रक टाटा के लॉन्च किए हैं। 2 ट्रक जो थे वो डीजल पेट्रोल, जिसको आईसी इंजन बोलते हैं, उसमें हाइड्रोजन डाल के चलते हैं, और एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चलता है। और पूरे ट्रक अगर आएंगे हाइड्रोजन पर तो प्रदूषण खत्म हो जाएगा। आज हमारे प्रदूषण की समस्या बहुत गंभीर है, और इसलिए टेक्नोलॉजी बदलते रहती है, और टेक्नोलॉजी बदलती रहनी भी चाहिए। अब एक एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी है, दिल्ली आईआईटी के लड़के को फोर्ड कंपनी का वर्ल्ड का बहुत बड़ा अवार्ड मिला। अच्छा, तो आप बैटरी केमिस्ट्री बदल रही, जैसे लिथियम आयन है, सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन, अलग अलग प्रकार की केमिस्ट्री डेवलप हो रही है। तो मुझे यह कहना है कि हमारे देश के होशियार इंजीनियर लगातार संशोधन कर रहे हैं। आज ये है, कल और कुछ आएगा, पर हम कुछ भी करके देश में बना हुआ फ्यूल यूज करेंगे। वो प्रदूषण न करने वाला फ्यूल होगा, वो फ्यूल हमारे देश के किसानों के लिए, गरीबों के लिए फायदा देने वाला रहेगा। वो फ्यूल हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए पेट्रोल डीजल पर जो खर्चा होता है वो केवल 75% कम करे, 25% खर्चा करके उन गरीबों को राहत देने वाला होगा। यही हमारी नीति है। इतना बड़ा मार्केट है, और इतने बड़े मार्केट में अगर कोई मंत्री अपने वैचारिक हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए अगर पूरी एनर्जी शिफ्ट करता है, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का, बड़े बड़े देशों का भी इसमें अहित है। तो नेचुरली वो लोग भी कुछ तो लॉबिंग करेंगे। एक बात है कि हमारे यहाँ जो क्रूड ऑयल आता है, हाँ, उसकी अलग अलग कंपनियां अलग अलग प्राइवेट लोगों से भी खरीदती है, हाँ, टेंडर निकाल के। हाँ, तो उनका दर्जा तो खत्म हो जाएगा। हाँ। अब मुझे बताओ, एक अखबार वाला दूसरे अखबार के उद्घाटन को जाता है क्या? नहीं जाता। एक टीवी वाला दूसरे टीवी वाले के इनॉग्रेशन को जाता है क्या? नहीं जाता, क्योंकि जो आता हो इसका धंधा चौपट करता ना थोड़ा। वैसे यही है कि मैं अगर ये सब करूंगा तो इनका धंधा खत्म होगा, तो इसलिए कुछ तो लोग नाराज होंगे। पर मैं जो कर रहा हूं वो देश के हित में है क्या, गरीब के हित में है क्या, किसानों के हित में है क्या, समाज के हित में है क्या? तो होना चाहिए। नहीं, मैंने जब सोशल मीडिया पे डाला कि गडकरी जी हमारे इसमें आ रहे हैं, तो हर बार तो अलग अलग प्रश्न होते थे। इस बार 90% प्रश्न यही थे, लेकिन हमने हर कमेंट्स को पढ़ा। तो एक पूर्व सैनिक ने लिखा है, जो कि इकोनॉमिस्ट है, उसने कहा कि जिस मुद्दे को विरोधी विचार के, मतलब पॉलिटिकली कहा जाए तो नेहरू से लेकर, दीनदयाल जी से लेकर, सुदर्शन जी से लेकर, इतने लोगों ने केवल बोला, सपना देखा, उसको पूरा करने के लिए गडकरी को तो इस काम के लिए भारत रत्न मिलना चाहिए, या तो गाली मिल रही है। एक बात मैं कहूं, मुझे जो लोग हैं उसमें उन्होंने समर्थन ही दिया है, और लोगों का प्रेम और विश्वास तो यही राजनीतिक नेताओं के जीवन की पूंजी होती है। ये जो सोशल मीडिया में जो लिखते हैं, ये अदृश्य व्यक्ति है, नहीं, ये फेक न्यूज है, फेक व्यक्ति है, उनके अकाउंट भी फेक है। और जैसे मैंने कहा कि मैं उनको आह्वान करता हूं, सामने आओ, तुम्हारी कौन सी गाड़ी बिगड़ी, तकरार करो डीलर के पास, कॉपी मेरे पास दो, मैं इंक्वायरी करता हूं, और एक भी जगह कोई गलती हुई तो आप सजा दो, पर एक भी गाड़ी नहीं। अब मेरी छोड़ो, जो 40% मार्केट शेयर है वो सुजुकी के एमडी बता रहे हैं कि 2.25 करोड़ हमारी गाड़ियां जिसमें इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल डालते हैं, हमें पास एक भी तकरार नहीं। उनका स्टेटमेंट है पब्लिक प्रेस के सामने। टोयोटो, उनका इंडिया के चेयरमैन, उन्होंने कहा एक भी नहीं। बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा, स्कूटर, टू व्हीलर, किसी की तकरार नहीं, वो भी बनाते टू व्हीलर। अब मुझे बताइए कि आखिर मैं आपको पूछता हूं, आप तो सब मालूम होता है, आपको दुनिया मालूम है, हमारे घर में कौन क्या बोल रहा है, क्या चल रहा है राजनीति में, सब आपको मालूम है। तो मैं आपको बताऊं कि आपका जैसा शोध पत्रकारिता का एक प्रकार से राजा व्यक्ति
मैं आपको पूछता हूँ, अरे भाई एक तो नाम बताओ कि देश में किसकी गाड़ी बिगड़ी हुई है। नहीं तो हमने कहा ना, हमने तो पोस्ट किया था कि गडकरी जी आ आप रहे हैं, एक काम सब करो, उठा- आप एक काम करो, आपके चैनल पर आज ये लगा दो कि गडकरी ने नम्रता पूर्वक आह्वान किया है कि जिसकी स्कूटर या गाड़ी बदली उस मेक में उसकी तकरार उस डीलर को करिए और हमारे पास वो डिटेल भेजिए, वो इंक्वायरी के लिए हम एक व्हाट्सएप नंबर लगा चला दो। देते हैं, हम एक नंबर चला देते हैं। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी अथॉरिटी है ऑटोमोबाइल कंपनी, जो 40% पेट्रोल की कार बेचने का जिनका शेयर है, वो मारुति सुजुकी के एमडी कह रहे एक भी तकरार नहीं है, हम सर्विसिंग करते हैं, कोई तकरार नहीं। टोयोटो कंपनी कहती कोई तकरार नहीं। अब मुझे बताइए जिस कंपनी कितने भी सबका पेट्रोल में जा रहा है 20%, एक की भी तकरार नहीं है। मोटरसाइकिल टू व्हीलर में किसी की तकरार नहीं है, तो वो तकरार करने वाले आगे आइए ना, वो आए और बताए, अगर उसमें तकरार आती है तो हम इंक्वायरी करने के लिए तैयार है, सामने भी नहीं आते। सोशल मीडिया में एक ऐसा भी होता है कि जो विषय ट्रेंडिंग में होता है तो कुछ लोग केवल व्यूज पाने के लिए भी उस विषय पे लिखते हैं। नहीं सर, ये मैं बोलना नहीं चाहता और मुझे बोलना नहीं है, मेरे पास इसकी जानकारी भी है। ये फेक अकाउंट खोल के पेड न्यूज पर ये काम चल रहा है, और कभी गड्ढे को देखकर, अभी मैं हिंदुस्तान में हूं, आप भी लोग हो, काम में गलती हो सकती है। मैंने अभी तक 50 लाख करोड़ के काम किए, एक भी मुझे कोई करप्शन का चार्ज नहीं है। और रोड कैसे बने, गलतियां हो सकती है, पर मेरे रोड के बारे में तो आप लोग ही तारीफ करते घूमते रहते हैं। हाँ। अब वो बराबर मेरे एक ही गड्ढे को, जो मेरे रोड भी नहीं, हाँ। अब ये मुंबई पुणे है, दूसरे के रोड है, गली के रोड है, दिल्ली के रोड है, जो मेरा NH है ही नहीं उसमें, अब उसके नाम ले लेके झूठे ये डाल रहे। इसका मतलब ये जानबूझकर मुझे व्यक्तिगत रूप से टारगेट करके बदनाम करने की कोई कोशिश है, और ये जो लोग हैं इनको पेड न्यूज के रूप में पैसा देकर ये हो रहा है, ये मैं भी समझ नहीं, उनमें कुछ ऐसे भी लोग हैं, हम भी जो उनको जानते हैं कि वो पेड नहीं होंगे, तो मैं उनको अपील करता हूं कि जब गडकरी जी खुद कह रहे हैं और वो उसमें एक बात होती है। हाँ। देखो, जब कन्विंस नहीं करते तो कंफ्यूज करने की हाँ। कोशिश होती है। जो कॉमन मैन क्या सोचता है, वो सोचता है अरे इतने लोगों की गाड़ी बिगड़ रही है, देखो सोशल मीडिया 1 2 3 4, क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है। तो धीरे धीरे देखने वाले का भी मूड संभ्रमित हो जाता है। तो ये कुछ लोग संभ्रमित हुए, पर अब जब मैंने आकर कहा कि भाई नाम बताओ, अब ऑटोमोबाइल कंपनी ने कहा, मैं भी कह रहा हूं, आप बताओ किसकी गाड़ी बिगड़ी है, आप भी चालू करो। और मेरे पास, आपके पास अगर पेट्रोल में 20% इथेनॉल डालने के कारण अगर गाड़ियां खराब हुई ऐसी आई, और अब कंपनी कहती है कि हाँ ये गाड़ी बिगड़ी हुई है, तो आप मेरे विरोध में कार्यक्रम लगाओ, मैं आपको अनुमति देता हूं, लगाओ। पर सच तो क्या है, सत्य क्या है, वो तो ढूंढो। और इसलिए मुझे इस बात की चिंता नहीं, क्योंकि अब लोगों के मन में ये ध्यान में आया है कि ये क्या चल रहा है। क्योंकि आपका बैटरी वाला विषय तो सक्सेस हुआ ही है, जैसे अभी लोगों ने हाथ ऊपर किया, और हम भी अभी जो गाड़ियां ले रहे हैं बैटरी की ले रहे हैं। अच्छा, मैं बताऊं, इलेक्ट्रिक कार का प्रचार करता हूं तो क्या मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी का मैन्युफैक्चरर हूं? मैं हाइड्रोजन गाड़ी का प्रचार करता हूं तो मैं हाइड्रोजन गाड़ी बना रहा हूं। मैं बिटुमिन, बायो बिटुमिन की बात करता हूं तो क्या मैं बिटुमिन बना रहा हूं? मैं मिथेनॉल की बात करता हूं तो क्या मिथेनॉल में बना रहा हूं? मैं यानी एक्चुअली मैं एक राष्ट्रीय विचारों के आधार पर इस देश की आयात को समाप्त करना चाहिए, 22 लाख करोड़ की। ये देश प्रदूषण से मुक्त होना चाहिए, और आयात से मुक्ति मिलकर ये हमारा किसान तैयार करे, ताकि ये 22 लाख करोड़ हमारे गरीब किसानों के जेब में जाए। हमारे विदर्भ में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की। क्या अगर उनमें अगर इसके कारण 2 पैसे ज्यादा मिले, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों को कॉर्न की, मक्के की कीमत बढ़ने का 45,000 करोड़ मिले, अगर मिलेंगे और किसानों की आत्महत्या समाप्त होगी, नहीं होगी, तो क्या देश के लिए नहीं होना चाहिए? और इसलिए मैं एक राष्ट्रीय कार्य के रूप में यह काम करता हूं, मैं करते रहूंगा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे झूठी न्यूज देने के कारण मुझे नहीं लगता कि जनता का विश्वास मेरे ऊपर कहीं कम होगा। एक और अपने हर कार्यक्रम में कहा है, और एक कार्यक्रम में तो हमको शर्ट भी दिया था बांबू वाला। मैंने जब ये स्टडी किया, या आज भी किसान नेताओं ने बताया कि सबसे सस्ता बांबू से ही इथेनॉल मिलता है। अंग्रेजों ने उस जमाने में उस पर बैन लगा के रखा था। तो बांबू जैसा
कम पानी वाला अगर प्रोडक्ट लगाया जाए, और आपके सरकार ने तो उसको अभी पेड़ से पौधे में तब्दील कर दिया है, कैटेगरी चेंज कर दी है, तो तब तो मतलब क्रांति हो सकती है। देखिए, हमारे देश की 2/3 जमीन वेस्टलैंड है, उसके ऊपर कोई पेड़ ही नहीं है। अगर हम उसमें बांबू लगाएंगे तो बांबू से अचार बनता है, बांबू से कपड़े बनते हैं, बांबू की जर्सी बनती है जो मैंने आपको दी, बांबू के चमचे बनते हैं। मैं जब एमएसएमई का मंत्री था तो मैंने एयरलाइंस के सबको बुलाया और मैंने उनको पूछा क्या इस देश में चमचों की भी कमी है? चमचे चाइना से आ रहे थे। तो बोले सर क्या? मैंने बोला बांबू से चमचे बनते, आप यूज करो। पूरे देश, अभी हवाई जहाज में बैठो, आपको खाने के लिए चमचा मिलता है बांबू का। अब बांबू से नुमालीगढ़ में इथेनॉल बनता है, और वो उसकी कैपिटल कॉस्ट ज्यादा है, टेक्नोलॉजी और डेवलप करने की जरूरत है। और वो इथेनॉल से वहां से नुमालीगढ़ से एक पाइपलाइन बांग्लादेश में जाती है, पेट्रोल डीजल वहां जाता है इंडियन ऑयल की तरफ से। तो मैंने कहा कि इसमें 20% इथेनॉल डाल दो, क्या होगा? पूरे नॉर्थ ईस्ट में युवा लोग बांबू काटेंगे, बांबू एक ग्रास है, ट्रैक्टर पे रखेंगे और फैक्ट्री पहुंचाएंगे, रोजगार तैयार होगा और उसके कारण हमारा एक्सपोर्ट होगा और बाकी पैसे भी मिलेंगे। अब इसमें से हवाई ईंधन तैयार हो रहा है। क्या हमारे देश का बांबू से अगर हवाई ईंधन तैयार होगा तो हमारे देश का इंपोर्ट बचेगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो हमारे कितने नौजवान लोगों को काम मिलेगा? तो टेक्नोलॉजी बदलते रहती है और मैं इंटरेस्टेड हूं, मैं लगातार इन सब पे काम करता हूं, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे और इन सब बातों पे, कि हमारा गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो। और इसलिए बहुत चीजें बदल पे बात करता है, इसमें बात आज इकोनॉमी बन गई हिंदुस्तान सर, की। आपको एक बात बताता हूं, मैं नागपुर का पार्लियामेंट का मेंबर हूं। 9 साल पहले मैंने टॉयलेट के पानी बेचने का प्लान बनाया और 9 साल से नागपुर की जनता टॉयलेट में जो पानी डालते हैं सीवेज वाटर को, उसको शुद्ध करके मैं महाराष्ट्र सरकार के कोराडी खापरखेड़ा प्रोजेक्ट को बेचता हूं। और आपको पता है, ये पानी बेचने से हमें 325 करोड़ टॉयलेट का पानी बेच के पैसा मिलता है। अब सुदर्शन टीवी वालों के उनके मतलब की बात बताता हूं। मथुरा अच्छी है, अपना श्रद्धा स्थान है, तो गंदगी बहुत है। हाँ, मथुरा की 80 MLD स्लज, गंदा पानी, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया कि 40% सरकार देगी, 60% प्राइवेट इन्वेस्टर लाएगा। और बाजू में मथुरा में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है। और चेयरमैन को मैंने बोला, वैद्य साहब थे उस समय, साहब कितना पैसा पानी लगता है आपको? बोले यूपी सरकार से लेते हैं। कितना पैसा? 25 करोड़ हर साल के देते हैं। बोला चलो 5 करोड़ कम दो, 20 करोड़ दो। और मैंने हाइब्रिड एन्युटी में प्रोजेक्ट निकाला और 40% सरकार, 60% प्राइवेट इन्वेस्टर। त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी आई, उन्होंने 100 रुपए का प्रोजेक्ट 40 रुपए में पूरा किया और वो पूरा गंदा पानी शुद्ध करके इंडियन ऑयल रिफाइनरी मथुरा यूज कर रही है। और मैंने आज 80 MLD का स्लज मथुरा को, यमुना को शुद्ध करके काम किया और वो पैसे से 25 करोड़ रुपए जो यूपी सरकार को देते थे, उसमें 20 करोड़ दे रही इंडियन ऑयल, 5 करोड़ उनका फायदा हुआ। और 20 करोड़ रुपए वो त्रिवेणी इंजीनियरिंग को देते, उस पैसे से मथुरा के स्लज का शुद्धता हुई। तो ये टेक्नोलॉजी का ये हुआ है प्रोजेक्ट, आप जाके देख लेना अभी। तो मुझे लगता है अब ये केवल कचरे का, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बन सकती है। लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। प्लास्टिक से क्रूड पेट्रोल बन सकता है, ग्लास मेटल का रिसाइकलिंग हो सकता है और कचरे को बायोडाइजेस्टर में डालकर मीथेन तैयार होता है और मीथेन से CNG बन सकता है या हाइड्रोजन बन सकता है और हमारी गाड़ियां चल सकती है और कचरे का भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, प्रदूषण भी कम होगा और फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट भी कम होगा। तो कल आप कहेंगे कि गडकरी कचरे से बना रहा है, तो कचरे में उसका इंटरेस्ट क्या है? क्योंकि उनका दोष नहीं है। इस देश के नेताओं ने पॉलिसी बनाते समय अपना डल्ला मारा है हमेशा, इसलिए उनको किसी के भी निर्णय में ऐसा दिखता है। मैं आपको बताऊं, मेरी पत्नी, मेरा लड़का, मेरी लड़की कोई राजनीति में नहीं और मैं कोई सरकारी काम नहीं करता। हाँ, और मैं कहीं भी वो ना करेंगे। मैंने कहा कि कहीं उनका किसी से कोई संबंध नहीं।
और मैं प्रिंसिपलवादी हूं, स्वयंसेवक हूं, उस तत्व को मानता हूं। अब ये तो बात है कि झूठे आरोप करना बहुत बार होते रहते हैं, सबके ऊपर होता है, पर मुझे मालूम है कि जनता जब सब देखती है, ये जनता है सच जानती है। वो गाना था ना मनोज कुमार का, ये पब्लिक है सब जानती है, ये लोग बहुत होशियार है, ये सब जानते हैं। बिल्कुल, इस पर मेरा विश्वास है। बिल्कुल। हमने ये देखा है कि बहुत से राजनेता केवल अपना अपना मंत्रालय या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी या अपना अपना काम देखते हैं, कि विवादों में नहीं पड़ते, शांत रहते हैं। ये तो कई विषय तो आपके मंत्रालय के है भी नहीं, फिर भी आपने इसमें इंटरेस्ट लिया, जबकि ये पता है कि इससे कुछ ना कुछ बदनामी उल्टी मिलेगी। नहीं सर, इसमें मैं 2004 से बायो अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल पे काम कर रहा हूँ एक मिशन के रूप में, जो कहानी आपने बताई सुदर्शन जी के बाद आपको बताई। दूसरी बात, मैं साड़ियां बनाता हूँ। अभी आशा पारेख करके फिल्म एक्ट्रेस है और जाकी श्रॉफ है। एक 4 दिन पहले मुंबई में मैं आदिवासी क्षेत्र में नक्सलाइट एरिया में 1400 स्कूलें चलाता हूँ, एकल विद्यालय की, उस ट्रस्ट का अध्यक्ष था मैं। तो उनको अवार्ड मिला। तो अभी हमारे 36,000 विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, और वो ऐसे गाँव है जहाँ आप जा नहीं सकते वहां। तो ये अवार्ड मिला, तो दोनों कार्यक्रम में थे। तो मैंने आशा पारेख जी को कहा कि आपको पता है मैं साड़ी बनाता हूँ? बोले मुझे पता है। बोले आपको कैसे पता है? तो बोले हेमा मालिनी ने मुझे बताया कि वो उनको आपने साड़ियां दी, वो मैंने देखी, वो बहुत सुंदर है। तो मैं 7,000 महिलाओं को जो कतरन निकलती है उसके कारपेट बना, शायद मैंने आपको दिया। और मैं टसर सिल्क की साड़ियां भी बनाता हूँ महिलाओं को ट्रेनिंग देने के लिए। मैं ऑर्गेनिक खाद बनाता हूँ। मैं 4 ट्रक बाल खरीदता हूँ, उससे एम्यूनो एसिड बनाता हूँ। मेरे यहाँ 1 किलो का प्याज हुआ, सब जगह है, भाभी जी वाला प्याज। हाँ, वो एप्पल जैसा लगता है। फिर 1 किलो 300 ग्राम का बैंगन हुआ। मेरी पत्नी खेती देखती है, तो मैं ऐसे अनेक प्रयोग करता हूँ जो समाज के उपयोगी है। सेवा का काम करता हूँ। मेरा सेंटर खोला है नागपुर में, डायग्नोस्टिक सेंटर। MRI डॉक्टर 18,000 रुपए लेते हैं, मैं 1200 में देता हूँ। 6 दिन की वेटिंग लिस्ट है। ये जो हमारा सिटी स्कैन है 6,000 रुपए लेते हैं, 500 रुपए में देता हूँ। पैथोलॉजी टेस्ट 200 रुपए में, सब 20,000 रुपए लगते, 200 में करता हूँ। एक्सरे 100 रुपए में। और अभी मैं डायलिसिस फुकट कर रहा हूँ, करने वाला हूँ। तो मैं ये गरीबों की सेवा करते रहता हूँ, ये मेरा बिजनेस नहीं है। अब एक प्रश्न आपको बताता हूँ कि पॉलिटिक्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण, ये सही राजनीति है, केवल सत्ता कारण नहीं है। ये संस्कार मुझे विद्यार्थी परिषद और संघ में मिला, और इसलिए समाज के विभिन्न क्षेत्रों में गांव, गरीब, मजदूर, किसान की सेवा करने का काम करता हूं। और मैं आपको एक बात बताता हूं कि सामाजिक आर्थिक चिंतन दीनदयाल उपाध्याय जी का जो था, तो मैं जब मंत्री बना तो वो भी बात देखो कि मैंने ये जो ई रिक्शा थी इलेक्ट्रिक की, इसका नियम मैंने तैयार किया और मैकेनिज्म ड्रिवन ई रिक्शा लाई। 1.5 करोड़ लोग आदमी आदमी को ढोने का काम करते थे, 1-1 क्विंटल का बोरा पीठ पर रखते थे। मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये बदलना चाहिए, और आज देश में एक भी व्यक्ति आदमी आदमी को खींचता नहीं, और कोई 1 क्विंटल का बोरा अपने पीठ पर रखता नहीं। आज 2 करोड़ लोगों को मानवीय शोषण से मुक्त करके मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का उद्दिष्ट पूरा किया। तो ये सामाजिक कार्य, इसमें संवेदनशील काम करना, यही हम सब लोग करते रहते हैं। गाय विषय आप बहुत बोलते थे। सुदर्शन का उद्घाटन हुआ 2012 में बिल्डिंग का, तो उस समय आपने भाषण में कहा था कि सुदर्शन ने गाय के इकोनॉमी पे काम करना चाहिए, और हमने गौ दर्शन कार्यक्रम शुरू किया था। तब लोग हंसते थे क्योंकि सिर्फ गाय का पैर पड़ना इतने लोगों को पता था। अभी मैं पुणे में गौ टेक में गया था, उन्होंने बताया कि कई 1000 करोड़ की इकोनॉमी बन गई है अभी गोबर की केवल। मतलब जो आप कितनी दूरदृष्टि है। नहीं, पर मैं एक दूसरी बात आपको बताता हूं, और मेरा आग्रह यहां बैठे हुए साधु संत साध्वियों से कि 1952 में, मेरी बात शांति से सुनो, और मैं हवा की बात करने वाले से व्यक्ति नहीं हूं। 1952 में हमारे देश से गिर जात की गाय ब्राजील में गई। अब वो गाय वहां 60 लीटर दूध देती है, और उसको जो बुल हुआ सांड, उसका नाम था टोरेंडो। और टोरेंडो का सीमेंस लाकर हमारे देश में 2 लीटर वाली जो गाय थी उसको दिया, तो जो गोरी तैयार हुई वो 12 से 15 लीटर की हुई।
फिर उसमें आगे गया टेक्नोलॉजी। क्या गया, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी है वैसे टेस्ट ट्यूब गोरी हुई। और गोरी ये हुई कि जब एक महिला को अगर पुत्र नहीं होता है तो उसका जो गर्भ होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, तो एक जगह दूसरी जगह गर्भ डालते, वो तैयार करके दूसरी जगह डालते हैं। तो ऐसा एम्ब्रियो ट्रांसफर और इस प्रकार के 3 प्रोजेक्ट देश में शुरू हुए हैं। पहला प्रोजेक्ट सांगली में है, चितड़े डेयरी का, बहुत बड़ा नाम है, आप जानते होंगे। दूसरा प्रोजेक्ट बाराबती में, ये शरद पवार साहब के वहां शुरू हुआ है। और तीसरा प्रोजेक्ट नागपुर में वेटरनरी यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ है। और तीनों प्रोजेक्ट का उद्घाटन मैंने किया है, ये टेक्नोलॉजी मैंने लाई। और मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी है सुधीर दिवे, जो थे अभी रिटायर्ड हो गए, उनके यहां ये टेस्ट ट्यूब गोरी तैयार हुई है आरवी में। अब ये गोरी जो है, ये 2 लीटर की जो मां है उसकी गोरी होगी 12 से 15 लीटर की। और अब मैं आप सबके सामने एक प्रश्न पूछता हूं कि देशी गाय हमारी गिर हो, साहिवाल हो, राठी हो, जो भी हमारी, उसके ब्रीड में अगर ये 12, 15, 20, 25, 30, 40 लीटर देने वाली गाय होगी तो दूध अगर मिलेगा तो उसका फायदा कितना होगा? 2। अब गोबर से सीएनजी बन रहा है, 2 रुपए किलो से गोबर खरीदी करना और वो बायोडाइजेस्टर में डालना, उसका गुजरात में बहुत गैस बन रहा है, देश में बन रहा है। तो उसका जो खाद निकलेगा ऑर्गेनिक मैन्युअल, वो खेत में बहुत प्रोडक्शन होता है, तो वो भी फायदा होगा। और जब गाय से इतना पैसा मिलेगा तो कोई आदमी गाय बेचेगा ही नहीं। गोमूत्र का अलग फायदा है, उसकी कैप्सूल बनती है। तो मैंने कहा गोरक्षण करिए, गो सेवा करिए, पर टेक्नोलॉजी को विकसित करिए। और हमारी हर देशी गाय, ये और एक बात आपके हित की बताता हूं, ये धर्म वापसी आंदोलन है। जो हमारी गाय हुस्टन, जर्सी बनी हुई है, 3 वेत में वो कन्वर्ट होकर देशी बन जाएगी। गाय की घर वापसी, हाँ, घर वापसी हो जाएगी और पूरी गाय देशी बन जाएगी। और हर देशी गाय अगर 20, 25, 30 लीटर दूध देने वाली होगी तो किसान गाय को बेचेगा ही नहीं, क्योंकि उसको इतना फायदा मिलेगा कि आपको गोरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर व्यक्ति गाय की रक्षा करेगा और उसकी मृत्यु उसी के घर में होगी और अपना सपना साकार होगा। तो मैं इसलिए सबको कहता हूं कि आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए, और ये स्वदेशी की ओर जाने वाली है। और यही बात, ये इसका पूरा टेक्नोलॉजी मेरे पास है। मैं आप ये प्रोजेक्ट तीनों देखिए, और इससे देश में गोरक्षा का एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आप ये करिए, काम करेंगे बिल्कुल। ये एक आपका नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है। चितड़े डेयरी का आप पूरा शूटिंग करिए, सांगली, बारामती में पवार साहब के यहाँ जाकर करिए, और नागपुर में वेटरनरी यूनिवर्सिटी करिए, और सुधीर दिवे के यहाँ जो गोरी हुई है उसका करिए, और इसके ऊपर एक कार्यक्रम करिए। मैं आपको बताता हूं, आपका ये कार्यक्रम देश में गोरक्षा के पूरे विचार को इतना बड़ा करेगा और देश में गरीब लोगों का इतना भला करेगा कि कोई गाय खाटी को काटने के लिए नहीं बेचेगा। आप ये जरूर करें। बिल्कुल। देखिए, सुदर्शन ही वो चैनल है जिसके कार्यक्रम में यहाँ कई गौरक्षक बैठे हुए हैं, कई गौरक्षक भी है, गौ सेवक भी है। तो क्योंकि हम इसको मानते हैं और परिणाम भी जमीन पर देख रहे हैं, गाय हो गई, बांबू हो गया, इतने सारे चीजें आप कर रहे हैं। 2047 के भारत के विजन में आप और क्या चीजें या इन चीजों को कहाँ देखते हैं? देखिए, पाश्चात्यकरण और आधुनिकरण, ये 2 शब्द अलग है। वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करके जल, जमीन, जंगल और जानवर आधारित स्वदेशी और स्वावलंबन विचार के आधार पर तंत्रज्ञान को विकसित करके हमें विश्वगुरु बनना है। हमारे विचारों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। पर मैं एक बात, जैसे आपको वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ, तो नॉलेज टू वेल्थ, अभी देखिए, मैंने एक कार्यक्रम किया था, मैं सांस्कृतिक महोत्सव करता हूं, ये अपने गोविंद गिरी जी महाराज की उपस्थिति में किया। हमने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए कि 30,000 विद्यार्थियों ने, सुबह भक्ति महोत्सव करते हैं, 30,000 विद्यार्थियों ने वंदे मातरम एक ही समय गाया, और 53,000 विद्यार्थियों ने भगवत गीता के 3 अध्याय
गोविंद गिरी महाराज के उपस्थिति में और सबके उपस्थिति में एक समय उन्होंने पठन किए। कितने? 53,000 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ। अब प्रॉब्लम हमारे सामने ये आया कि एक ग्राउंड पर हमने 15,000 लोग रखे, पर इतने लड़कों को कैसे रखे? तो हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और यह कार्यक्रम 8 मैदानों पर किया। उस स्कूल के मैदान पर विद्यार्थी खड़े रहे, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक के स्क्रीन लगे और एक जगह गोविंद गिरी जी खड़े थे, हम सब थे, और 53,000 विद्यार्थियों ने 3 अध्यायों का पठन किया। अब इस साल हम ये कर रहे हैं कि पूरे गीता के, अब 8 बोल रहे, पूरे अध्याय करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कार्यक्रम कुछ थोड़ा बहुत इतना एकदम कठिन है, पर 1 लाख विद्यार्थियों को इकट्ठा करके हम पूरी भगवत गीता का पठन एक समय करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड करने वाले हैं। और ये करेंगे। आप तो 1 लाख कह रहे हैं, सुदर्शन ही उसका टेक्नोलॉजी पार्टनर बन जाएगा। बिल्कुल। आप चैनल पे लाइव करिए, लोग घरों में भी खड़े रहेंगे। अब यही मुद्दे पर मैं आता हूं कि सुदर्शन ये स्वदेशी, स्वावलंबन और राष्ट्रवाद के विचारों पर चलता है, पर यही विचार को टेक्नोलॉजी का उपयोग करके लोगों तक कैसे? अभी मेरे 6-6.5 करोड़ फॉलोअर है, तो ये आप आज मुझे मेरा आपका इंटरव्यू लिया और गया, लाखों लोग सुनते हैं। अभी 100 मैंने एक नवभारत का इंटरव्यू किया, अभी लाखों लोगों ने सुना। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमें हमारे भारतीय तत्वज्ञान को, भारतीय विचारधारा को और हमारी इतिहास, संस्कृति, विरासत को, हमारे योग विज्ञान को, हमारे आयुर्वेद को, हमारे गोरक्षण को हमको विश्व में पहुंचाना है। और इसलिए हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, इसलिए टेक्नोलॉजी के हम विरोध में ना रहे। ये आधुनिकरण है, मॉडर्नाइजेशन है, वेस्टर्नाइजेशन नहीं है। पर जब हम वेस्टर्न कंट्री की कॉपी करेंगे वो गलत है, वो हमको नहीं करना। एक रैपिड फायर राउंड लेते हैं, क्योंकि इतना विस्तार से आपने बताया, तो उसे एकदम शॉर्ट में, आजकल की भाषा में कहे तो रील के जवाब लेते हैं। इथेनॉल पर आप एक वाक्य में क्या कहेंगे? भाई, देश के इंपोर्ट को कम करने वाला, प्रदूषण को समाप्त करने वाला और किसानों को समृद्ध संपन्न बनाने वाला है और देश के हित में है। गाड़ी मालिकों को आपका संदेश, गाड़ी के मालिकों को आपका संदेश? नहीं, गाड़ी जो बनाते हैं उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया कि हमारी एक भी गाड़ी तकरार नहीं है। नहीं, खरीदने वाले गाड़ी मालिकों का मेरा यही कहना है कि किसी की बातों पर विश्वास मत रखिए। ऐसी एक भी गाड़ी बिगड़ी हुई कोई तकरार, मैंने जितने कंपनियों का नाम लिया, किसी के पास आई नहीं है। और जब लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं तो सत्य के पास जाइए, उसको जांच लीजिए और फिर उसके ऊपर विश्वास रखिए। किसान के लिए इथेनॉल का अर्थ, किसान के लिए इथेनॉल का क्या अर्थ है? जैसे मैंने कहा कि मक्के का भाव 1200 से 2700 रुपए क्विंटल हो गया और 45,000 करोड़ बिहार और यूपी के किसानों के जेब में गए, तो किसानों की आमदनी बढ़े, उनका विकास हो, यही भाव है जो इथेनॉल के कारण संभव है। 2047 की भारत की मोबिलिटी कैसी होगी? देखिए साहब, भविष्य की मोबिलिटी क्या होगी इस पर आज मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि करके दिखाना ये मुझे अच्छा लगता है। पर एक बात आपको बताता हूं, मैं पानी में, समुद्र में हवाई जहाज से उतरा हूं और मैंने एमपीबीएस सी प्लेन का उपयोग किया था कि जो हवाई चट्टी से उतरता है और पानी पे उतरता है। बाद में मोदी जी भी सरदार सरोवर में प्लेन से उड़कर गए थे। तो आने वाले समय में एमपीबीएस सी प्लेन आएंगे। आने वाले समय में हवा में चलने वाली ऐसी सिस्टम आएगी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अभी मैं एक नई बस ला रहा हूं, फ्लैश चार्जिंग, जिससे टिकट रेट 30% कम हो जाएगा। एयर कंडीशन बस में लोग घूमेंगे। मैं 365 जगह पर रोपवे, केबल कार बना रहा हूं। और आपको, आपके फायदे की बात, मैं केदारनाथ में रोपवे बना रहा हूं और ये रोपवे काम शुरू हो गया, 5000 करोड़ की है। और मेरे इनोवेटिव माइंड में मैंने कहा कि सरकार क्यों पैसा खर्चा करे 5000 करोड़, और मैंने इसको बीओटी में कन्वर्ट किया। सरकार का एक भी पैसा नहीं, कॉन्ट्रैक्टर 5000 करोड़ खर्चा कर रहा है और साल के 800 करोड़ रुपए रॉयल्टी हमको दे रहा है, हमारी कमाई केदारनाथ से। और वो पैसे से मैं और उत्तराखंड में रोपवे बना दूंगा, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी के साथ अनेक नया ट्रांसपोर्ट कराऊं। अब वो दिन दूर नहीं है, मैं घोषणा नहीं कर रहा हूं कि लोग टैक्सी में बैठेंगे। इस होटल में मैं अपने घर से ऊपर से निकलूंगा
उड़ते हुए होटल के बालकनी में ऊपर उतरूंगा, लिफ्ट से नीचे आऊंगा, भाषण दूंगा, फिर लिफ्ट से जाऊंगा, ऊपर उड़ूंगा, चला जाऊंगा। तो ये दिन अब दूर नहीं है। दूसरी बात, इसको टाइम लगेगा, पर मैं आपको बता दूं, एमजीएम हॉस्पिटल है चेन्नई में, बहुत बड़ा, जहाँ जयललिता जी वो करती थी, उस हॉस्पिटल का मैंने इनॉग्रेशन किया था। तो ये जो हार्ट है, लंग्स है, ये ट्रांसप्लांट करते हैं। उस हॉस्पिटल में गया था मैं, तो लोग हार्ट लेके बैग में लेके घूम रहे थे। तो मैंने वो बड़ा अविस्मरणीय संशोधन है। तो उन्होंने मेरे हाथ से एक सिस्टम का उद्घाटन किया कि कोई भी हार्ट ट्रांसप्लांट करना है, लंग्स ट्रांसप्लांट करना है, तो तुरंत हवाई जहाज से वो एयरपोर्ट पे आता है। उसका एक प्रोटोकॉल है, और एयरपोर्ट पे, चेन्नई एयरपोर्ट पे आने के बाद वो एक ड्रोन में डालते हैं, तुरंत उड़ता है ड्रोन आकाश में, और वो ड्रोन घूमते 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 हॉस्पिटल के ऊपर के फ्लोर पे आता है, नीचे उतरता है। वो लंग्स और हार्ट जो लाया हुआ है वो 8 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में जाता है, और जो आदमी का हार्ट बंद पड़ा है उसको लगा देते हैं और वो जिंदा होता है। और इसका उद्घाटन मैंने किया। इसलिए विश्वास रखिए, आपने हमारे ऊपर विश्वास रखा है। मोदी जी के नेतृत्व में हम इस देश की तस्वीर को बदलेंगे, आपके जीवन को सुसह्य बनाएंगे, और उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। ये जो विवाद और आपके विचार के तो प्रश्न हो गए, लेकिन हम मोदी सरकार 12 साल में बैठे, मोदी जी के साथ काम करने का आपका अनुभव कैसा रहा? देखो, वो नेता है हमारे, बहुत अच्छा अनुभव है, और उनको 18-18 घंटे काम करते, मेहनत करते, देश के विकास के लिए काम करते। हम सब लोग भी हमारे से होता है उतना काम कर रहे हैं। एक और विवाद चल रहा है, राम मंदिर वाला। उसमें चंपत राय जी का नाम आ रहा है। तो मैंने तो जब से उनको देखा है, एक प्रचारक ऐसा कुछ कर सकता है, ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता। देखिए, मैं विश्वास के साथ करता हूं कि चंपक राय जी का कोई करप्शन से कोई संबंध नहीं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस है। जैसे आपकी चैनल चलती है और आपके देश भर में आपके पत्रकार है, और वो कोई पत्रकार कोई गड़बड़ करता है किसी जगह पर, तो नेचुरल जिम्मेदारी तो आती है कि सुदर्शन टीवी के पत्रकार ने ऐसा किया। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस है, इसको सुधारना चाहिए। ये बोनाफाइड मिस्टेक है, मैलाफाइड नहीं है। और जिन लोगों ने इसमें अभी इंक्वायरी होगी तो उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी। पर मेरा अनुभव, मैं चंपक लाल जी को जानता हूं, चंपक जी को, राय को, कि मेरा मन बताता है कि वो ऐसा कोई काम कभी नहीं कर सकते। गलती हो सकती है, पर वो बोनाफाइड मिस्टेक है, मैलाफाइड नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस है। बिल्कुल, कई लोगों को इससे स्पष्टता का संदेश जाएगा। कार्यक्रम के आखिर में आपका आज के इंटरव्यू का संदेश। देखिए, एक घंटा 5 मिनट हो गए, पता चला? ऐसा 3 घंटे बाद भी नहीं पता चलेगा। मैं सुदर्शन टीवी को और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं, और हम सब लोग मिलकर राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए समर्पित भाव से काम करते रहेंगे, यही विश्वास जताता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और सचमुच 1 घंटे 5 मिनट कैसे बीता ये पता नहीं चला, और मैंने इसीलिए पहली पंक्ति में कहा था कि आपके आते ही जो अपनत्व का भाव होता है वो समय को कहीं और पहुंचा देता है। अब क्योंकि हम इस कार्यक्रम के समापन पर पहुंच चुके हैं, और हमेशा की तरह जैसा हमारे प्रधान संपादक कहते हैं कि काम को सम्मान, ये सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है भारत निर्माण में। और इसीलिए अब मैं मंच पर आमंत्रण दूंगी काम को सम्मान माननीय मंत्री जी के हाथों। मैं नाम ले रही हूँ। सबसे पहले आमंत्रण है मां मातंगी धाम के पीठाधीश्वर पूज्य डॉक्टर श्री प्रेमा साही जी महाराज को तालियों के साथ। अगला नाम है श्री अनुराग माथुर जी का, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र के अग्रणी विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अनुराग माथुर जी।
श्री संदीप अग्रवाल जी, सरस्वती ओवरसीज के निदेशक श्री संदीप अग्रवाल जी, जिन्होंने मेटल स्क्रैप रिसाइकलिंग में महत्वपूर्ण काम किया है। श्री अशोक कुमार गुप्ता जी, सकरनी प्लास्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जी। साथ ही साथ अब मंच पर आमंत्रित कर रही हूं अनोदिता मेडिकेयर लिमिटेड से स्वाति सिंह जी, इस वक्त उनकी टीम से हैं। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। श्री संजय लबरू जी, के ग्रुप के संस्थापक डॉक्टर संजय लबरू जी, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर तुषार भूमकर इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक श्री तुषार भूमकर जी, ट्रेडिंग शिक्षा के क्षेत्र में आप हजारों युवाओं के साथ भारत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। श्री आलोक कुमार जी, जो कि कोर नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक हैं और इनसाइट्स के सीईओ श्री आलोक कुमार जी, शिक्षा, शोध और नवाचार में महत्वपूर्ण योगदान। श्री स्वदेश कुमार सिंह जी, GNIOT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के सीईओ, उच्च शिक्षा और नवाचार और युवाओं को वैश्विक अवसरों के लिए तैयार करके भारत निर्माण में योगदान दे रहे हैं। अगला नाम है श्री किरण प्रकाश पाटिल जी, सक्सेस एबिकस एंड एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ श्री किरण प्रकाश पाटिल जी, एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन से आपको सम्मानित किया जाता है। अब मैं आमंत्रण दे रही हूं श्री चिराग गजेरा जी, जो कि रियो ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि हैं, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। श्री रविंद्रन रामचंद्रन जी, फाउंडर एंड सीईओ ट्राइटेक ईवी LLC FZ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। अगला नाम है महेंद्र केसरी जी, हेड मार्केटिंग एंड सेल्स A1 सुनेजा इंडस्ट्रीज। अगला नाम है रमेश चौधरी जी का, श्री रमेश चौधरी जी, जो फाउंडर और सीईओ हैं सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स के। श्री अजय कुमार सिंह जी, जो समाज सेवी हैं और समाज के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। अगला नाम श्री रवि गर्ग जी का, मैनेजिंग डायरेक्टर ग्रेफिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और विप्योर इनोवेशन के फाउंडर और सोशल वर्कर श्री विनय प्रकाश पांडे जी, आपने 100 लोगों को घर देकर समाज के लिए महत्वपूर्ण काम किया है। तो सभी का तालियों से इस सम्मान का अभिनंदन करते हैं। जी, और हेलो हेलो एक और बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट अगर इस सभागार में गूंजेगी तो मुझे लगता है कि सर का आना और भी सफल हो जाएगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
और ये सेशन अभी समाप्त नहीं हुआ है। हमारे साथ एक और खास मेहमान इस सभागार में उपस्थित है। मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी, अजय सिंह जी का, जो कि समाज सेवी भी हैं।